ये नीचे की तरफ एक्सलेट होगा एंड द इक्वेशन इज F प्लस m1g इज इक्वल्स टू m1a। 1 है, मास 5 इंटू 10 है एंड दैट इज इक्वल्स टू 5a। आराम से सॉल्व करके निकाल। स्ट्रिंग के टूटने के बाद आपका मोशन कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग टूटा ना, इसका मतलब है कि आप टेंशन को 0 कर लो और फिर सोचो। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। लिखा है लेट m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इज इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इज इक्वल्स टू 3 kg इन फिगर। Find the acceleration of m1, m2 and m3. The string from the upper pulley to m1 is 20 centimeter when the system is released from rest. How long will it take before m1 strikes the pulley? अगर हम लोग किसी तरह से एक्सेलरेशन निकाल ले तो फिर आगे का काम हो। और ये क्वेश्चन बेहतरीन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन है जो आपको एक एक करके समझना होगा ध्यान पूर्वक। ठीक है, ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले तो यहाँ ये सीखे कि ये मेरे पास एक पुली है P1 और यहाँ एक पुली है P2। अगर मेरा ये M1 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो ये पुली नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। सही है ना? मान लेते हैं इस M1 का ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन है A1, तो इस पुली का नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन है A1। कहना ये चाहते हैं कि मेरा जो पुली P2 है have some acceleration. So जो P2 पुली है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। P2 पुली कैसा है? नॉन इनर्शियल। पहले हम लोग एक कंसेप्ट बना रहे, बाद में कैलकुलेशन पे उतरेंगे। तो P2 एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब जरा देखो कि P2 पे कौन कौन मूव कर रहा है, M2 और M3। ऑन P2 M2 and M3 moves. So M2 and M3 will experience pseudo force. Will experience pseudo force. So M2 and M3 will experience pseudo force. M2 और M3 जो है वो pseudo force experience करेगा। ठीक है, आपको समझना होगा कि उस पर pseudo force लगेगा। तो M2 और M3 पे जब हम लोग मोशन का बात करेंगे ना तो उसमें pseudo force लेंगे। लेकिन M1 के लिए कौन पुली है? वो तो P1 है और P1 तो मेरा इनर्शियल है। देखो P1 ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो P1 इनर्शियल है। लेकिन P2 कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक बार और मेरे एक दो क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करो। P1 पुली पे M1 का मोशन है और P1 इनर्शियल फ्रेम है, तो M1 पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन P2 पुली मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है और P2 पे M2 और M3 दो चीज का मोशन हो रहा है, M2 और M3 का, तो M2 और M3 पे सूडो फोर्स लगेगा। अब चलिए एक लंबा चौड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। ये तुम्हारे पास M1 ब्लॉक। इस M1 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है T1, नीचे की तरफ लग रहा है M1G और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है A1 से। तो ब्लॉक है M1, ऊपर की तरफ टेंशन है T1, नीचे की तरफ लग रहा है M1G और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1। तो इक्वेशन इज T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। क्वेश्चन में M1 का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है
तो T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू A, दिस इज इक्वेशन 1। सही है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम आप M2 का लो, थोड़ा सोच सोच के। M2 पे ऊपर एक नया टेंशन लग रहा है, इसको हम T2 कह रहे हैं। नीचे M2 का अपना M2G लग रहा है। सही है, थोड़ा रुको, समझो। अगर पूली P2, आपका ध्यान जाना चाहिए पूली P2 पर, आपका ध्यान जाना चाहिए पूली P2 पर। अगर ये पूली P2 नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो क्या M2 पर ऊपर की तरफ लगेगा शूडो फोर्स? बिल्कुल लगेगा। M2 पे ऊपर की तरफ शूडो फोर्स, तो अभी का फ्री बॉडी डायग्राम, अभी हम एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करते, हम अभी केवल डायग्राम। M2 इंटू A1, ये उसका टेंशन T2 और नीचे की तरफ है M2G। आप बगल से फिगर मिलाते चलेगा, यहां से इसको देखते चलिए, यहां देखिए, यहाँ M2 को देखिए, पुली नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो शूडो फोर्स M2 A1। टेंशन का नया नाम T2, स्ट्रिंग बदल गया है, M2G नीचे। अभी हम बाद में सोचेंगे एक्सेलरेशन, अभी हम फिर से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं M3 का, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम। M3 ऊपर की तरफ काम कर रहा, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर की तरफ काम कर रहा T2, T2 है। ऊपर की तरफ काम कर रहा है शूडो फोर्स, क्योंकि इसका भी तो पुली नीचे ही जा रहा है, उसी पुली पे तो ये भी है, और इसका M3G नीचे, तो इसमें लगा ऊपर की तरफ टेंशन 2, शूडो फोर्स M3A1, नीचे की तरफ M3G। अब आप यहां तक शूडो फोर्स एक बार ड्रॉ कर लिए ना, अब आप मान के चलिए, एक बार आपका शूडो फोर्स जब बन गया दोनों ब्लॉक पे, तो अब आप मान के चलिए कि जो मेरा पुली है वो रेस्ट में आ गई, पुली जो है वो इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब जरा सोचो, लॉजिकली सोचो, M2 मेरा 2 kg का था, M3 मेरा 3 kg का है, कौन नीचे जाएगा? तो ऑब्वियसली हम लोग एक सिंपल कंसेप्ट में यही बात करेंगे कि सर M3 नीचे जाएगा किसी एक एक्सेलरेशन से, मान लो A2 नाम दे दें, और M2 ऊपर जाएगा किसी एक एक्सेलरेशन A2 से। तो हम ऐसा मानते हैं कि A2 एक्सेलरेशन से M2 ऊपर जा रहा है और उसी A2 एक्सेलरेशन से M3 नीचे जा रहा है। अब आप इक्वेशन लिखिएगा, यहां से लिखिए, देखिए ऊपर जा रहा है तो T2 प्लस M2A1 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A2, T2 प्लस 2A1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2A2, दिस इज इक्वेशन 2। अब M3 का एक फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम तो बना, उसका इक्वेशन नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो M3G माइनस M3A1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A2। तो यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 3A1, यहाँ हो गया T2 इज इक्वल्स टू 3A2। ये आपका थर्ड इक्वेशन आया, ये आपका थर्ड इक्वेशन आया। बट द प्रॉब्लम इज कि वेरिएबल 4 है, T1 और T2 दो वेरिएबल है, A1 और A2 दो वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, और इक्वेशन 3 ही बना। तो फिर चौथा इक्वेशन कहाँ बनेगा? चौथा इक्वेशन बनेगा पुली P2 के पास। पुली P2 को एक बार देख लीजिए, फिर हम इसका एक बड़ा सा इक्वेशन बनाएंगे। ये पुली P2 को देखिए सब कोई,
थोड़ा सा हम कुछ रफ कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं ताकि है ना और क्लियर समझ आए। जरा ध्यान दो इस पुली P2 पर। ऊपर की तरफ इसमें एक टेंशन है T1 और नीचे की तरफ इसमें टेंशन होगा T2 है ना। तो आप जब पूरी P2 को बनाएंगे ना, चलिए अलग से बनाते हैं, थोड़ा सीखते हैं। और नीचे लग रहा है T2, नीचे लग रहा है T2 और ऊपर लग रहा है T1। ये कौन सा पुली है भाई? तो ये P2 पुली है अपना। ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है T2 और T2। तो अगर हम लोग T2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमारे पास आ गया टेंशन 1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंशन 2। टेंशन 1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंशन 2। ये चीज अब अपना काम है भाई इन चारों इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना। एक प्लान बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। चारों इक्वेशन को एक बार शॉर्ट लिस्ट एक जगह कर लेंगे ना, तब फिर दिमाग है। पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था अपना कि T1 माइनस 10 इक्वल्स टू A1। A1 यहाँ है। T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू A1। दूसरा है T2 प्लस 10। इन सब इक्वेशंस को एक जगह लिया। T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू A1। कैलकुलेशन अब T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू A1। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है अपना T2 माइनस T2 प्लस 2A1 माइनस 20 इज 2A2। ये 2 है। थर्ड इक्वेशन क्या है? 30 माइनस 3A1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A2। ये थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन है आपका कि जो मेरा T1 है दिस इज ट्वाइस ऑफ T2। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है। ये चार इक्वेशन है। चार इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मैथमेटिकली बड़ा है, चले फिर भी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में T1 के जगह 2T2 पुट करते हैं, देखते चलो, बैठने से नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम्हारे एक 1 and 4 ओके। क्या हम T1 के जगह लिख दे 2T2 माइनस 10 इज इक्वल टू A1। सही है, A1 आ गया। अब आपके पास इसको कैसे आगे प्रोसेस करा जाए? एडिंग इक्वेशन 2 and 3। एडिंग इक्वेशन 2 and 3। 2 और 3 को ऐड करो। जब तुम 2 और 3 को ऐड करोगे, आप लोग अपना नोट आउट करते जाइएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स से। तो ये T2 से ये T2 कट जाएगा।
आपके पास इक्वेशन बनेगा, देखिए 30 में से 20 गया 10 प्लस 2a1 माइनस 3a1 तो -a1, राइट हैंड साइड में 2 और 3 दैट इज 5a2। या एक रिलेशन यू कैन से दैट कि जहां a2 है वी कैन राइट दैट 10 माइनस a1 बाई 5। जहां a2 है वहां हम लोग 10 माइनस a1 बाई 5 लिख सकते हैं। चलो ये भी सही है। अब आपका काम है कहीं और से कुछ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके निकालना ताकि a1 और a2 निकल जाए। ठीक है, अभी आप ये सोचो कि ये जो मेरा इक्वेशन बना है इसको हम लोग एक 5 नंबर दे देते हैं। अगर हम इस 5 को किसी 2 इक्वेशन के साथ जोड़ दें, 5 को 2 के साथ ऐड करते हैं। देखिए इक्वेशन 5 क्या है आपके पास, तो वो है 2a2 2t2 -10 इज इक्वल टू a1। और आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, तो t2 प्लस 2a1 -20 इज इक्वल टू 2a2। करेक्ट है ना। अभी अगर हम t2 को हटाना चाहें तो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये साइन सब बदलेगा ना। अब तुम गौर करो, देखिए अब सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है मेरा, ये t2 कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है अभी हम लोग का -10 -2a1 प्लस 20 और राइट हैंड साइड में आ रहा है, एक मिनट थोड़ा गलती हो रहा है, नीचे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, तो यहाँ 2a1 थोड़ी ना होगा और यहाँ 20 नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 4a1 हो जाएगा और यहाँ 20 से 2 को मल्टीप्लाई दैट इज 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस 4a2। 10 और 40 में से भाई यहाँ 30 बच गया, -4a1 और राइट हैंड साइड में एक -5a1 हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू -4a2। तो आपके पास a2 का यहाँ से एक और वैल्यू आया, a2 का वैल्यू हो गया 30 माइनस 5a1 बाई -4। ये -4 को ऊपर हम मैनेज कर दें तो ये हो गया 5a1 -30 बाई 4। अब a2 का दो इक्वेशन है, एक तुमको यहां मिल रहा है a2 इज इक्वल टू 10 माइनस a1 बाई 5 और एक तुमको यहां मिल रहा है a2 इज इक्वल टू 5a1 माइनस 30 बाई 4। दोनों को बराबर करें, सो 10 माइनस a1 बाई 5 इज इक्वल टू 5a1 माइनस 30 बाई 4। 4 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किए तो 40 हुआ -4a1 और 5 से राइट में मल्टीप्लाई किए तो 25a1 हुआ और -150। इसको इधर भेजो, 40 प्लस 150 इज इक्वल टू 25a1 और प्लस 4a1। यह आ गया हम लोग का 190 इज इक्वल टू 29a1 या फिर आपके a1 का वैल्यू हुआ 190 बाई 29 या आप कह सकते हो 19g बाई 29। वेरी गुड, 19g बाई 29 ये a1 आया। अगर ये a1 आया तो फिर a2 कितना आया यहीं पे निकाल लेते हैं। सिंस a2 is equals to 5a1 minus 30 by 4, so a2 will be equals to 5 a1 के जगह पर
190/29 minus 30 divided by 4. 950/29 minus 30 नीचे 4. और कैलकुलेशन देखो. So acceleration A2 will be equals to 950 minus 30 into 29 और नीचे 29 into 4. ये तो 950 हुआ, ये 870 आएगा. और नीचे 29 into 4. 950 में 870 गया तो 80 आया. और 29 into 4, 4 से 80 कट गया 20 बार में. और 29 20 का मतलब हो गया ये 2G/29. A2 आ गया. A2 आ गया 2G/29 और A1 आ गया 19G/29. 19G/29 उधर है 2G/29. अब आइए थोड़ा फिगर पे चलिए. इस फिगर पे गौर करो. इस फिगर पे गौर करो. अभी तक मेरा कैलकुलेशन दिखाया कि A1 आया कितना हम लोग आया 19G/29 और मेरा A2 जिसमें ये ऊपर जा रहा था और ये नीचे जा रहा था, ये मेरा A2 कितना आया 2G/29. यही आया. A1 इज द एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ M1. A1 जो है वो M1 का एक्चुअल एक्सेलरेशन है. लेकिन याद रखना कि A2 एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं है. मतलब जो 2G/29 है वो एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं है. हम लोग तो उसके लिए पुली को रोके थे ना, पुली को रोक दिए थे, नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बना दिए थे, तब ना हम लोग का ये कैलकुलेशन हुआ. तो अगर आपसे कोई M1 का एक्चुअल एक्सेलरेशन पूछे तो वो आंसर आपका 19G/29 आ चुका है. लेकिन अभी भी आप M2 और M3 का एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं निकाले हैं. तो सर वो क्या करें फिर? अब आपको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के ऊपर ले चलना होगा. ध्यान से देखिए और समझिए. देखिए, ये है आपका वो पुली. दोनों तरफ ब्लॉक्स है. ये एक ब्लॉक था, यहाँ पे आपका दूसरा ब्लॉक था. जो हो रहा पहले उसको समझो. ये M2 था, ये M3 था. M2 जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, जो अभी हम लोग निकाले, और M3 नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है. ये जो आप अभी एक्सेलरेशन लिखे हैं, जैसे मान लीजिए आप इसका नाम लिखे हैं, A2 और इसका नाम है A2. लेकिन याद रखिएगा ये पुली के रिस्पेक्ट में है. ये A2 इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 with respect to पुली P2. आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली है. तो अगर आप एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ 2 निकालते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा इस रिलेटिव कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ 2? तो जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट, ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली है, ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली है. अब न्यूमेरिकल चला गया है
अब न्यूमेरिकल तुम्हारा घूम रहा है रिलेटिव मोशन में, ठीक, रिलेटिव मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ टू है, एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो वही है ना भाई। एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो वही है जिस एक्सेलरेशन से मेरा m1 ऊपर जा रहा था। एक्सेलरेशन ऑफ पुली a1 के बराबर है विच इज 19g/29 नीचे की तरफ। तो चलो यहां से कैलकुलेशन करते हैं m2 के लिए। एक मिनट यार, इतना बड़ा सा भी सब न्यूमेरिकल है ना, ये भी सोच में पड़ जाते हैं कि 11 के बच्चे को इतना समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन कर नहीं सकते। आपको है ना बहुत पेशेंस रख के, और एक एक लाइन इस तरह का न्यूमेरिकल दिन भर में एक, बस। अब आप बात करो m2 के लिए। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ टू, ये एक्चुअल एक्सेलरेशन इज acceleration of 2 with respect to pulley and acceleration of pulley। acceleration of 2 with respect to pulley ऊपर की तरफ है 2g/29, ऊपर की तरफ है तो j cap, और acceleration of pulley नीचे की तरफ है 19g/29, नीचे की तरफ है तो माइनस j cap। after solving this, actual acceleration of 2 will be minus of 17g/29 j cap। माइनस साइन बताता है कि ओवरऑल 17g/29 से नीचे गिरता हुआ दिखेगा, ओवरऑल 17g/29 से नीचे गिरता हुआ दिखेगा। और इसी के लिए अगर आप 3 का बात कर ले फॉर m3, अगर आप एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ 3 निकालना चाहते हैं एक्चुअल, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू पुली लेना होगा और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली वेक्टरली करना होगा। अब तुम जरा देखो, 3 जो है वो पुली के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, ये वाला 3 जो है वो पुली के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, 3 जो है वो पुली के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? तो 2g/29 नीचे जा रहा है तो माइनस j का। पुली भी नीचे आ रहा है, कितने से आ रहा है? 19g/29 से, j माइनस j का, तो नीचे जा रहा है, दोनों नीचे जा रहा है। सो इट इज 21g/29 और दोनों नीचे जा रहा है माइनस j का, ठीक है, माइनस j का। क्लियर है? 21g/29 माइनस j का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ। शूडो फोर्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम आप इस न्यूमेरिकल को 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार काम करें। आप सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम देखें P1, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम P2 देखें। P2 को नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में बदलने के लिए M2 और M3 पर शूडो फोर्स लिया गया। धीरे धीरे 3 इक्वेशन बनाया गया, फिर पुली को लेके 4 इक्वेशन बनाया गया, फिर आपको 4 इक्वेशन का मैथमेटिक्स आपको समझाया गया, 4 इक्वेशन का मैथमेटिक्स से सॉल्व हुआ। फिर जब ये सॉल्व हुआ तो आपको A1 और A2 करके 2 एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन अब बारी था कि A1 जो है वो क्या है और A2 क्या है। तो A1 जो है वो मेरा एक्चुअल एक्सेलरेशन था m1 का, लेकिन A2 एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं था, वो तो पुली के रिस्पेक्ट में था। हम लोग मान के चले थे, पुली को रोक दिए थे। तो A2 से फिर हम लोग एक्चुअल एक्सेलरेशन निकाले, और दिस इज द रिलेटिव मोशन कंसेप्ट, ठीक है। ये आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट इसमें लगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छे से 3-4 बार कोशिश करो, अच्छे से नोट करो, बार बार इसको देखो, समय दो। इस तरह के न्यूमेरिकल पे टाइम लगता है, ओके। जब बनाने में हमको 20-25 मिनट लग सकता है, तो आपको समझने में तो थोड़ा समय ज्यादा लगना ही चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। Calculate the tension in a string shown in figure. The pulley and the strings are light and all surfaces are frictionless। अब हमको इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं, हम यहीं पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं।
यहाँ लेफ्ट की तरफ टेंशन टी लग रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ mg लग रहा है, जिस mg का वैल्यू तुम लिखोगे 10 न्यूटन। अब तुम सोचो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखोगे तो सीधा लिखोगे t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे mg माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आराम से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुछ बड़ा न्यूमेरिकल बनाने के बाद इतना ही इजी वे से काम हो जाता है। अभी देखिए पिछला न्यूमेरिकल देखिए और इस न्यूमेरिकल, पिछला न्यूमेरिकल में आप जितना समय लगाया उसका 5% भी टाइम नहीं लगा इसका। ठीक है, रुको यहाँ तक सेव कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर, both the pulleys and the strings are light and all the surfaces are frictionless. Find the acceleration of the mass capital M. B, find the tension in the string. C, calculate the force exerted by the clamp on the pulley. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो तुम्हारा दो पार्ट में। एक तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो उस डायग्राम को थोड़ा समझने का कोशिश करो। देखो क्या स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा टी, और एक टेंशन यहाँ भी लगेगा टी। तो वापस से अगर आप देखिएगा ना तो इस ब्लॉक पे लग रहा है 2t और इस ब्लॉक पे लग रहा है t। अब आपको जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट पढ़ाया गया है उस हिसाब से आपको सिखाया गया है कि टेंशन 1 एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू माइनस टेंशन 2 एक्सेलरेशन 2। सही है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस ब्लॉक को 1 नंबर का ब्लॉक और इस ब्लॉक को 2 नंबर का ब्लॉक रखते हैं तो ब्लॉक 1 पे 2t टेंशन लग रहा है, एक्सेलरेशन 1 है, और ब्लॉक 2 पे t टेंशन लग रहा है, एक्सेलरेशन 2 है। तो ये दोनों में अगर t कट जाए तो आपके पास आ जाए ट्वाइस ऑफ a1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2। इसका आइडिया ये है कि अगर ये आगे बढ़ेगा a एक्सेलरेशन से तो याद रखना कि ये नीचे जाएगा 2a एक्सेलरेशन से। पहला लाइन तो ये, अगर मेरा 2m ब्लॉक आगे बढ़ेगा a एक्सेलरेशन से तो m ब्लॉक नीचे जाएगा 2a एक्सेलरेशन से। बस आपके पास इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट बनके तैयार है। अब आप लिखिए फॉर मोशन ऑफ 2m ब्लॉक का मोशन लिख सकते हैं 2t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1 हुआ। फॉर मोशन ऑफ m ब्लॉक के लिए क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन t, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2a। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्व 1 and 2 टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। चलिए टेंशन और एक्सेलरेशन निकल गया, लेकिन एक चीज और आपसे पूछा, और वो चीज पूछा है कि पुली पे क्लैंप का कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आखिर व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए। तो आखिर ये क्लैंप पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो जरा गौर करना। उसके लिए तुम्हें ना इस पुली को समझो कि ये मेरा पुली है, इस पे इस डायरेक्शन में टी लग रहा है। अगर हम माने कि नीचे वाला भी फोर्स इसी पे लग रहा है तो इस डायरेक्शन में टी लग रहा है, और इस डायरेक्शन में हम लोगों का लग रहा है टी। तो कुल मिला के अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो फोर्स 90 डिग्री पे काम कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2t काम कर रहा है, नीचे की तरफ भी एक t काम कर रहा है। तो पहले आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। ये आपके टेंशन का रिजल्टेंट होगा, जो टेंशन का रिजल्टेंट होगा वही मेरा फोर्स ऑफ क्लैंप भी होगा। फोर्स ऑफ क्लैंप, फोर्स ऑफ क्लैंप
ऑन पुली, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। बस डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, कि जिधर डायरेक्शन हमारा टेंशन का लग रहा है, क्लैंप का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ क्लैंप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये चीज इस पे चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m in the situation shown in figure. All the surfaces are frictionless and the pulleys and the strings are light. फिर से एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले तो तुमको इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट सोचना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट सोचना चाहिए। आप जरा गौर कीजिए, इस मास पे टेंशन लग रहा है T, यहाँ पे ऊपर की तरफ T काम करेगा, यहाँ भी ऊपर की तरफ T काम करेगा, तो इनडायरेक्टली बोलो तो जो ब्लॉक है उस पे ऊपर की तरफ 2T काम करेगा। तो बात फिर से वही आ गई कि जहां टेंशन डबल होगा वहां एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, और जहां टेंशन हाफ है वहां एक्सेलरेशन डबल होगा। अब तुम जरा गौर करो, अगर इस m को ऊपर की तरफ तुम a एक्सेलरेशन से भेजते हो तो तुम इसका एक्सेलरेशन उसका आधा लिख सकते हो, a/2। टेंशन डबल हुआ, एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा, यही तो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आप फ्री बॉडी डायग्राम को और आगे कंप्लीट करें, अभी एक दो और फोर्स हम बना देते हैं अपने काम का। क्या यहाँ पे इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है इसका mg sin थीटा, लगेगा, लिख देंगे। और इस 2m का नीचे की तरफ लग रहा है उसका अपना mg। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है mg का sin 30 डिग्री, और यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है 2mg। तो इक्वेशंस अब लिखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल बना के कोई फायदा नहीं होता। तो आप यहाँ देखेंगे, फॉर कैपिटल M ब्लॉक, कैपिटल M ब्लॉक, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg का sin 30 डिग्री, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इसका मास और उसका एक्सेलरेशन a। ये रहा इक्वेशन 1। फॉर 2m ब्लॉक, 2m ब्लॉक पे जाओ तो नीचे की तरफ लग रहा है 2mg, ऊपर की तरफ लग रहा है 2t, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है a/2। ये रहा इक्वेशन 2। आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज आपको ये समझना होगा ना कि इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बन रहा है, उस हिसाब से आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़, इस सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएगा। Find the mass m of the hanging block in figure this, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो क्या होता है। यहाँ राइट की तरफ T लग रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ T लग रहा है। अब आप अगर ध्यान से देख पाइएगा, एक मिनट, हाँ, आप अगर ध्यान से देख पाइएगा तो सिस्टम इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे स्मूथनेस है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, इस वजह से एकदम तय रखो कि ये वाला पूरा सिस्टम राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नीचे की तरफ अपना वेट काम कर रहा है mg। तो अभी तक के डायग्राम के हिसाब से ये mg लगा, ये नीचे की तरफ a से एक्सेलरेट हुआ, तो ये राइट की तरफ a से एक्सेलरेट हुआ। अब जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझो, यहां से एक्सेलरेशन लिखने का कोशिश करो। वैसे तो मेरे मन में बार बार एक वर्ड आ रहा है कि आखिर स्मॉल m डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में क्यों रहेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले अभी क्वेश्चन सॉल्व करके a निकालिए, देखिए क्या होता है। फॉर कैपिटल M ब्लॉक क्या लिख सकते हैं, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड फॉर वेज,
जो ट्रायंगुलर वेज दिया है, जरा गौर करो, ट्रायंगुलर वेज पे राइट हैंड साइड की तरफ एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज टेंशन, तो टी लिख दिए। अब बताओ तो ट्रायंगुलर वेज का टोटल मास क्या है, तो ट्रायंगुलर वेज में वो ट्रायंगुलर वेज का मास m डैश भी आएगा और उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक स्मॉल m भी आएगा, और दोनों मिलके a से एक्सेलरेट हो रहा है। जरा इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद मेरे पास और भी काम है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए, 1 को 2 के साथ ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 को 2 के साथ ऐड कर रहे हैं। जब आप 1 को 2 के साथ ऐड कर रहे हैं, जब आप 1 को 2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये t से ये t कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में mg आएगा और राइट हैंड साइड में ma प्लस स्मॉल m प्लस m डैश इंटू a आएगा। तो यहां से आपके पास वैल्यू आया mg इज इक्वल्स टू a को कॉमन ले लो तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, तो यहां से तुम्हारे एक्सेलरेशन का वैल्यू आया दैट इज कैपिटल mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M एंड m डैश, रहने दो, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। इतना एक्सेलरेशन इस सिस्टम का आएगा। लेकिन आपसे कुछ और पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई कैपिटल M मास का कितना वैल्यू हो, कैपिटल M कितना हो, कैपिटल M कितना हो कि जो स्मॉल m आपको दिखाई दे रहा है, जो स्मॉल m आपको दिखाई दे रहा है वो कैपिटल M डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। अब आइए दूसरा कंसेप्ट सोचिए, अब केवल अपना ध्यान यहां पे लगा के रखिए, यहां पर, मतलब आप m डैश और स्मॉल m पे केवल ध्यान लगाइएगा। अगर m डैश राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, अगर m डैश राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या स्मॉल m पे अदर देन mg नॉर्मल एक शूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ? वहां सोचो, वहीं से तुम्हारा आंसर आएगा। देखो सबसे पहले ये सोचो कि मान लो ये शूडो फोर्स नहीं होता, अगर ये शूडो फोर्स नहीं होता तो फिर कैसा होता, हम यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये ट्रायंगुलर वेज होता और इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर एक ब्लॉक था, ये ट्रायंगुलर वेज के ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है। अगर हम लोग नीचे वाले वेज को एक्सप्लोरेट नहीं करते तो इसका mg नीचे काम करता, उस mg का एक कंपोनेंट काम करता इंक्लाइन के पैरेलल। ये अगर mg है, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि ये mg का साइन थीटा है। रुकिए थोड़ा समझिए, पार्ट वाइज पार्ट चलिए। मान लीजिए कि ये m डैश रुका हुआ रहता, ये m डैश एक्सलरेट नहीं होता, तो स्मॉल m mg साइन थीटा की वजह से ट्रायंगुलर वेज पे फिसलता हुआ नीचे आता, स्मॉल m mg साइन थीटा की वजह से ट्रायंगुलर वेज m डैश पे फिसलता हुआ नीचे आता। लेकिन मेरा ये जो m डैश है वो राइट की तरफ एक्सेलरेटेड है, वो एक्सेलरेशन आप ऊपर लिख चुके हैं, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को जैसे ही हम ऑफ करेंगे, क्या हम स्मॉल m पे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स लगा दें? बिल्कुल लगा दें। अब मेरे शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इंक्लाइन के पैरेलल ऊपर आएगा, इस शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट, ये जो शूडो फोर्स है जिसमें मास स्मॉल m का लेंगे, एक्सेलरेशन नीचे वाले फ्रेम का लेंगे, उसकी वजह से अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ का भी एंगल थीटा बनेगा और ऊपर वाला कंपोनेंट होगा ma का cos थीटा। अब सोचो कि क्यों स्मॉल m नीचे स्लिप नहीं करेगा, जैसे क्वेश्चन बोला क्या कि स्मॉल m m डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, स्मॉल m m डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो ये तभी मेंशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल m is in rest
विथ रिस्पेक्ट टू एम डैश, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर अगर नीचे वाला mg साइन थीटा ऊपर वाले ma cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाए, दोनों में m कैंसिल। मतलब आप ऐसे समझो कि जो मेरा a है वो g tan थीटा आ जाए। वापस से ध्यान रखिए कि आपको निकालना है ये कैपिटल M, तो एक्सेलेरेशन के जगह पे वो डाटा पुट कर दो जो पीछे अभी कैलकुलेट करके रखे हैं। पीछे हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे mg बाई स्मॉल m कैपिटल M प्लस m डैश, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू g ऑफ tan थीटा। अब यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके ये कैपिटल M निकालना है, तो कैपिटल mg हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में देखो g tan थीटा के साथ स्मॉल m कैपिटल M और m डैश को मल्टीप्लाई करा, ये कैपिटल mg है। राइट हैंड साइड से कैपिटल M g tan थीटा आएगा लेफ्ट की तरफ, राइट हैंड साइड में बचा हुआ है g tan थीटा स्मॉल m प्लस m डैश, लेफ्ट से कैपिटल M को कॉमन ले लो या g को भी कॉमन ले लो, 1 माइनस tan थीटा, राइट में है g tan थीटा स्मॉल m प्लस m डैश। तो आपके पास ये g से g कैंसिल, आपके पास आया है कि दैट कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू tan थीटा स्मॉल m प्लस m डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan। ठीक है, तो इस पूरे मेथड को थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें शूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट किए कि भाई आखिर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है। तो वहां से हम लोग है ना कैपिटल M ब्लॉक का इक्वेशन लिखे, वेज का इक्वेशन लिखे, दोनों को ऐड किए। जब आप ऐड किए तो एक टेंशन से टेंशन कैंसिल, और वहां से फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया mg ये। लेकिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन अगर पूछता तो ये आंसर आए। आपसे पूछा कि भाई बताओ कि कैपिटल M का वैल्यू कितना हो कि जो स्मॉल m है वो m डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। वहां के लिए आपको शूडो फोर्स थोड़ा सोचना था। तो पहले ये इक्वेशन, पहले ये फिगर बना, एफबीडी बना, और फिर एफडी के बेसिस पे आप सोचे तो एक्सेलरेशन आया जी tan थीटा। उस एक्सेलरेशन के जगह पे जो प्रीवियस वैल्यू आप निकाले थे उसको पुट कर दिए, और यहाँ से फिर कैपिटल M का वैल्यू निकाल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन सबको है ना 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ये पूरा क्वेश्चन खाली इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट पे है, तो हम आपको केवल इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट का एक्सेलरेशन रिलेशन लिख देंगे और बाकी आपको बनाना खुद से। और लिखना भी क्या है, ये वाला तो आपके क्वेश्चन में कराया गया है। चलिए देखिए, देखो यहाँ टेंशन T काम कर रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ T काम कर रहा है, ऊपर की तरफ T काम कर रहा है, और इस ब्लॉक पे 2T काम कर रहा है। अब तुमको जैसे इतने देर से पढ़ाया गया, जहां का टेंशन T है वहां एक्सेलरेशन अगर तुम A लिखते हो तो जो ब्लॉक है ये मान लो A से ऊपर जा रहा है, तो जो मेरा 2T है, जहां पे टेंशन 2T है वो एक तो नीचे जाएगा और उसका एक्सेलरेशन आधा होगा। जहां टेंशन डबल होगा वहां एक्सेलरेशन आधा होगा, जहां टेंशन डबल होगा वहां एक्सेलरेशन आधा होगा। अब इसी चीज को यहां लगाइए, तो देखिए यहाँ पे T काम कर रहा है, यहाँ T काम कर रहा है, यहाँ T काम कर रहा है, फिर से ऑब्वियसली यहाँ पे 2T काम कर रहा है। तो अगर हम T वाले का राइट हैंड साइड की तरफ का एक्सेलरेशन A लिखेंगे तो जहां 2T टेंशन काम कर रहा है वहां नीचे जाएगा और एक्सेलरेशन A/2 होगा, A/2 होगा। इसके बाद हम कुछ बताना नहीं चाहते, C वाला भी हम छोड़ रहे हैं, वो आप खुद से सोच लो। साथ में हर इक्वेशन बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सब बना देना मेरा ये अच्छी बात नहीं है, आपको खुद से ट्राई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस रख दी, अब आप इसके बाद अपना सोचिए।
चलो ये रहा तुम्हारे पास एक एक्सलेशन निकालना है ब्लॉक्स। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन प्योरली बोला जाए तो बेस्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया। तीन क्वेश्चन। सबसे पहले इसका mg नीचे, फ्री हैंड ही ड्राइंग करते हैं, देखते हैं क्या हो बनने पर। देखिए इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है M1G, यहाँ ऊपर की तरफ एक टेंशन काम करेगा, मान लो T1, यहाँ नीचे की तरफ काम करेगा T1, यहाँ ऊपर की तरफ काम करेगा T2, यहाँ ब्लॉक पे ऊपर की तरफ काम करेगा T2। थ्रेड बदला, टेंशन बदला। नीचे वाला 100 kg और 50 ग्राम, 100 ग्राम 100 ग्राम और 50 ग्राम के बीच का थ्रेड का टेंशन है T1, तो 100 ग्राम और 500 ग्राम के बीच का थ्रेड का टेंशन है T2। क्लियर है? अब जरा mg पे आइए, इसको हम लोग मास 1 मान लिए, इसको आप मास 2 मान लीजिएगा, ये मेरा मास 3 है। तो इस M3 का नीचे की तरफ का फोर्स हो गया M3G। अब आइए M2 को पकड़िए, थोड़ा M2 पे गौर कीजिएगा। M2 पे M2 पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है M2G का साइन 30 डिग्री। अब एक अंदाज लगाओ कि कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर एक्सेलरेट होगा, एक अंदाज लगाओ। तो चलिए भाई 500 ग्राम को नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिखा देते हैं। तो मेरा जो 100 ग्राम है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और जो मेरा 50 ग्राम है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, और तीनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसका एक्सेलरेशन भी a होगा, इसका एक्सेलरेशन भी a होगा, और इसका एक्सेलरेशन भी a होगा। अब आप 3 इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, बस वो 3 इक्वेशन और उसके बाद आपका अपना कैलकुलेशन। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 500 ग्राम ब्लॉक का, हम लोग बात करते हैं M3 का। तो जब आप M3 का बात करते हैं तो लिखेंगे M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। याद रखिएगा मास को ग्राम में नहीं पुट करना है, केजी में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख दिए 0.5, G का वैल्यू 10, यहाँ रहा T2, ये रहा 0.5, और A आगे हम यहाँ छोड़ रहे हैं कि ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। ये इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब आप बात कीजिए 100 ग्राम का, 100 ग्राम। तो जब आप 100 ग्राम का बात करेंगे तो ऊपर की तरफ का फोर्स लग रहा है T2, नीचे की तरफ लग रहा है T1, नीचे की तरफ लग रहा है M2G sin 30, and that will be equals to mass into acceleration। तो ये रहा हम लोगों के पास T2 माइनस T1 माइनस 0.1, G का वैल्यू 10, sin 30 is 1/2 is equals to 0.1 into A। ये आपके पास आया सेकंड का इक्वेशन। आप चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आइए 50 ग्राम के लिए, फॉर 50 ग्राम जिसका हम लोग मास M1 माने थे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन 1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो यहाँ टेंशन 1 हुआ, 50 ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 0.05, G का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 0.05 एंड A। ये इक्वेशन 3 रहा। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्सेलरेशन टेंशन जो निकालना निकालो। सबसे पहले सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल तरीका, तीनों को जोड़ दो। जोड़ोगे टेंशन कट जाएगा, ठीक है? तीनों को जोड़ोगे टेंशन कट जाएगा, और जब ये टेंशन कट जाएगा तो वैसे केस में सीधा एक्सेलरेशन मिल गया। फिर एक्सेलरेशन को बारी बारी से इक्वेशन में पुट करके टेंशन निकालो। तो ये है क्वेश्चंस। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया प्रॉपर, और वहां से फिर क्वेश्चन का एक्सेलरेशन ही निकालना है। तीनों को ऐड कीजिए, टेंशन कट जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है?
बढ़िया। लिखा है a monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If he wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long and the monkey starts from rest, how much time will it take to reach the ceiling? ये हम लोग का सीलिंग है और एक मंकी है, इसका 2 हाथ, 2 पैर और एक टेल। बढ़िया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस रोप के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। रंग मंकी का एक मास है। देखिए, मंकी और ब्लॉक एक चीज नहीं। आप ब्लॉक की तरह मंकी को ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्लॉक बस अपने mg के बराबर फोर्स लगा सकता है, लेकिन मंकी के पास एबिलिटी होता है कि वो अपने मास mg से, बॉडी के वेट से ज्यादा फोर्स लगाए तब वो रोप के ऊपर चढ़ेगा, कम फोर्स लगाए तो वो रोप पे नीचे उतरेगा। इसलिए ब्लॉक और मंकी अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। मान लीजिए मंकी हाथ से इस थ्रेड को खींचता है, और जब वो स्ट्रिंग या थ्रेड को खींचता है, ठीक है, तो थ्रेड या रोप को खींचने में वो जितना फोर्स लगाएगा वही इसका टेंशन होगा, एज वेल एज इसका अपना वेट है जिसको आप mg कहते हैं, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया कि इसका वेट नीचे लग रहा है और ये जितने फोर्स से थ्रेड को खींच रहा है उतना टेंशन इस पे ऊपर लग रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन ये बता रहा है तुमको, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या हम इसका छोटा सा इक्वेशन लिख सकते हैं कि टेंशन माइनस mg, इसे में हम लोग को टी निकालना है, टी माइनस यहाँ 15 इंटू 10 और यहाँ 15 इंटू 1। तो क्या मेरे टेंशन का वैल्यू 165 न्यूटन आया? मतलब उस मंकी को 165 न्यूटन का फोर्स उस रोप पे लगाना पड़ेगा, तब वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है कि रोप का लेंथ 5 मीटर है, कितना समय लगेगा? सीधा लगाइए ना, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है 5 मीटर, ये 0 है क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट लिखा हुआ है, 1/2 एक्सेलरेशन 1 है, यहाँ से t का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब इतना समय लगेगा उसको 5 मीटर के रूप में ऊपर चढ़ने में, √10 सेकेंड्स, आंसर। तो ये है मंकी का क्वेश्चन। जब मंकी का न्यूमेरिकल रहे ना तो उसको एक जिंदा प्राणी की तरह सोचना, वो ब्लॉक नहीं है, वो फोर्स लगा के ऊपर भी चढ़ सकता है, फोर्स कम करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है, उसको ब्लॉक ना समझा जाए। चलो आगे, नेक्स्ट। लिखा है monkeys climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supported a block of equal mass at the other end. देखो, मंकी का मास और राइट हैंड साइड में उसका ब्लॉक का मास दोनों सेम है, so that whatever force the monkey exert on the rope, the monkey and the block moves in the same direction with equal acceleration. आपको ये दिखाना है कि चाहे मंकी कोई भी फोर्स लगाए, मंकी अगर ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, मंकी अगर नीचे आएगा तो ब्लॉक भी नीचे आएगा। उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम में लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम देखिए, देखिए मंकी का अपना वेट है mg, बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया है कि ब्लॉक का भी मास वही है, तो ब्लॉक का भी अपना वेट है mg। दोनों का ब्लॉक, मंकी का भी वेट और ब्लॉक का भी वेट दोनों बराबर। अगर मंकी एग्जैक्टली
mg के बराबर थ्रेड में टेंशन एक्सर्ट करता है, जितना हाथ से खींचेगा तो उतना ही टेंशन ब्लॉक पे भी लगेगा। अगर मंकी थ्रेड में mg के बराबर फोर्स एक्सर्ट करता है तो ब्लॉक पे भी mg के बराबर ही फोर्स लगेगा और दोनों रुका रहेगा। अगर मंकी अपना फोर्स बढ़ाया अपने आप को ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए, तो वो फोर्स केवल मंकी पे नहीं बढ़ेगा, स्ट्रिंग से पास होते हुए वो ब्लॉक पे भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि टेंशन तो स्ट्रिंग में सेम ही रहेगा। तो अगर मंकी ऊपर एक्सेलरेट होगा ए से, तो याद रखना ये ब्लॉक भी ऊपर एक्सेलरेट होगा ए से, जबकि अभी तक ऐसा नहीं लिखते थे। हम बोले ना मंकी एक जीवित प्राणी है, उसको ब्लॉक की तरह ट्रीट ना करें। ब्लॉक में क्या होता था कि अगर एक ब्लॉक ऊपर जा रहा तो दूसरा ब्लॉक नीचे। राइट हैंड साइड का जो ब्लॉक है उसमें उतना ही टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप होगा जितना मंकी फोर्स लगाएगा। तो मंकी अगर अपने आप को ऊपर एक्सेलरेट करना चाहता है तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हो गया। मंकी के लिए लिखो तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू एबे, और ब्लॉक के लिए भी लिखो तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। दोनों का मास सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, सेम होगा एक्सेलरेशन। दोनों एक साथ ऊपर जाएगा या दोनों एक साथ नीचे जाएगा या दोनों एक साथ एक जगह खड़ा रहेगा, जो भी होगा एक साथ। ठीक है, यही चीज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60। लिखा है द मंकी बी सोन इन फिगर is holding on the tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively. A का मास 5 kg है, B का मास 2 kg है. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? देखो ये केस एक्चुअली पॉसिबिलिटीज पे बेस्ट है कि आखिर ये मंकी ए ऊपर जो चढ़ना चाहता है वो कैसे चढ़ना चाहता है। क्या मंकी ए कांस्टेंट वेलोसिटी से चढ़ना चाहता है या मंकी ए अपने आप को एक्सेलरेट करता हुआ चढ़ना चाहता है। ठीक है, एक मिनट। तो पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो दो मंकी ए है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। लेट मंकी ए मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो आपका एक्सेलरेशन होगा 0। और ऐसे केस में ये जो ऊपर की तरफ ये जो टेंशन लगेगा, टेंशन मतलब क्या है ना कि ये जो मंकी ए फोर्स खींचेगा, रोप को नीचे खींचेगा, उतना ही टेंशन ऊपर लगेगा। तो जो आपका टेंशन होगा वो एक्चुअली दोनों मंकी का जो mg होगा उन दोनों का सम के बराबर होगा। तो 5 इंटू 10 5 kg और दूसरा है 2 इंटू 10, तो आपके पास हुआ 70 न्यूटन का फोर्स चाहिए। 70 न्यूटन का फोर्स चाहिए और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ठीक है, और अभी अगर तुमसे कोई बोले कि इसके टेल में कितना टेंशन है, मान लो हम लोग इस टेंशन को T1 लिखते हैं या आप T1 निकाल लो, तो अभी अगर कोई तुमसे बोले कि इसके टेल में कितना टेंशन है तो इसका टेंशन इस नीचे वाले मंकी के MBG के बराबर आएगा। तो टेल का टेंशन अगर तुम इस सिचुएशन में निकालना चाहो, ये चेक करने के लिए उसका टेल टूटेगा तो नहीं, ये चेक करने के लिए तो आप T2 टेंशन इन टेल निकालना चाहते हैं
तो वो है मास ऑफ बी इंटू जी, दैट इज 20 न्यूटन। तो उसके टेल में मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन तक हो सकता है, तो भाई ठीक है, चलो ये काम होगा, दोनों एक साथ जाएगा। लेकिन अब सोचो कि जब वो मंकी ऊपर की तरफ अपने आप को एक्सेलरेट करना चाहे, मंकी ए अपने आप को ऊपर एक्सेलरेट करना चाहे, ठीक है, when A try to accelerate upward, ऊपर तेजी की तरफ एक्सेलरेट करना चाहता है, तो इस ए एक्सेलरेशन को मान के चलिए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर ए मंकी ए का इक्वेशन होगा ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ T2, एज वेल एज नीचे की तरफ उसका अपना मास mg, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ए। और इसमें रुकिएगा थोड़ा, अभी हमको समझाना है इसमें इस इक्वेशन को हम लोग 1 लिख देते हैं। और अगर आप बी मंकी को लेके चलिएगा इस केस में, जब वो ए के साथ ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो T2 माइनस मंकी बी का मास g इज इक्वल्स टू मंकी बी का मास एंड एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 2 है। आपको पता है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर उतना ही हो सकता है जो T2 का वैल्यू 30 न्यूटन तक कर दे, क्योंकि 30 न्यूटन से ज्यादा अगर टेंशन हुआ, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना कि जो मैक्सिमम टेंशन वो अपने टेल में सस्टेन कर सकता है दैट इज 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन जो हमारे ए के टेल में आएगा, जो एक्चुअली यहाँ पे फिगर में आपको T2 से दिखाई दे रहा है, ए के टेल में जो मैक्सिमम टेंशन सस्टेन किया जा सकता है वो 30 न्यूटन है। चलो अब उसको लेके चलते हैं। तो ये मेरा जो T2 है ये 30 न्यूटन हो, तो इक्वेशन हो जाए 30 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2a। तो वैल्यू हो गया हम लोग का कितना, 10 इज इक्वल टू 2a, या a का वैल्यू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हो सकता है। अब जरा इक्वेशन 1 को यूज करो, T1 निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा आपका, ये वाला T1 माइनस T2 माइनस mag इक्वल्स टू ma। T1 माइनस T2 माइनस मास ऑफ A इंटू G इज इक्वल्स टू दिस। तो T1 T2 का वैल्यू 30, ma का वैल्यू 5 इंटू 10, and that will be equals to 5 into acceleration is 5 also. T1 minus 30 minus 50 is equals to 25. Then T1 minus 80 is equals to 25. T1 है ये, तो आपके T1 का वैल्यू हुआ 105 न्यूटन। ये है आपके पास वो मैक्सिमम फोर्स जिससे वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। पूरा इस लाइन को समझना, T1 इज द मैक्सिमम फोर्स जिससे हमारा A ट्राई करेगा ऊपर जाने का, क्योंकि जब ये इतना मैक्सिमम फोर्स T1 105 न्यूटन लगेगा, तो A के टेल में जो टेंशन होगा वो 30 न्यूटन पहुंच जाएगा। अगर A अपने आप को इससे ज्यादा एक्सेलरेशन देना चाहता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका टेल ब्रेक कर जाएगा। तो मैक्सिमम 105 न्यूटन तक फोर्स लगा सकता है और मिनिमम 70 न्यूटन तक फोर्स लगा सकता है। मतलब कम से कम ये 70 न्यूटन फोर्स है जिससे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और मैक्सिमम 105 न्यूटन का फोर्स है जिससे वो एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर जाएगा और अपना टेल भी सुरक्षित रखेगा। इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा देगा तो उसका टेल ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 70 से लेके 105 न्यूटन तक कोई भी वैल्यू में वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज पे बेस्ड है, तो आपको है ना उसी हिसाब से सोचना भी पड़ता है कि कैसे चलेगा। चलो ये क्वेश्चन, figure shows a man of mass 60 kg standing on a lightweight machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope.
the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? देखिए मशीन जो वेट शो करता है ना, what is the weight shown by the machine, तो मशीन जो वेट शो करता है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन शो करता है. तो चलिए हम लोग थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं. केस 1 में जब वो ये मान लो मैन है, मैन है, कैपिटल एम लिखते हैं, 60 kg है. तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg. इस पे जो इसके पैर के नीचे का वेट मेजरिंग मशीन है, इस वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, और ऊपर की तरफ देखो उसके हाथ के पास एक टेंशन भी लग रहा है. तो अगर ये अपने आप को रेस्ट में मैनेज करके रखा है तो नॉर्मल और टेंशन का जो सम है वो mg के बराबर होगा. नॉर्मल प्लस टी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ 60 इंटू 10 है, दैट इज 600. नॉर्मल प्लस टी विल बी इक्वल्स टू 600 न्यूटन. ये इक्वेशन 1 है. अब आप बॉक्स को लेके चलो. ये तो हम लोगों का मैन का फ्री बॉडी डायग्राम था. अब आप उस बॉक्स को लेके चलो. जब आप ये बॉक्स लेते हो तो बॉक्स को समझो. यहाँ पे बॉक्स के ऊपर टेंशन लग रहा है तो ये टी लग रहा है ऊपर. बॉक्स का अपना वेट भी है. एक मिनट थोड़ा देख लें तो क्वेश्चन. हाँ, बॉक्स का वेट है 30 kg. तो बॉक्स का अपना mg लगेगा नीचे की तरफ, और साथ में मैन के कारण बॉक्स पे एक नॉर्मल लगेगा नीचे की तरफ. तो अगर इस बार बॉक्स अपने आप को हवा में रखा है, जैसे केस 1 में तो दोनों हवा में रुका हुआ है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ का इक्वेशन होगा T इज इक्वल्स टू n प्लस स्मॉल mg. तो T का वैल्यू हो गया n प्लस 30 का 300. भाई ध्यान रखिए कि आपको नॉर्मल निकालना है, तो T का जो डाटा है उसको इक्वेशन 1 में प्लस करो. तो इक्वेशन 1 becomes n प्लस टी इक्वल्स टू 600 था, तो आया n प्लस टी के जगह पे n प्लस 300, दैट विल बी इक्वल्स टू 600. तो 2n प्लस 300, एक मिनट जस्ट, तो ये 600. तो यहाँ से मेरा 2n का वैल्यू आया 300, और आपके n का वैल्यू हुआ 150 न्यूटन. 150 न्यूटन. ठीक है, ये क्वेश्चन 1. अब सोचो क्वेश्चन का पहला बार अगर वो पर्सन इतना फोर्स लगाए कि जस्ट ये सिस्टम स्टे करे, तो वेट मेजरिंग मशीन 150 न्यूटन रीड करेगा. क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट. उसका करेक्ट वेट तो भाई 60 kg का 600 न्यूटन है. तो जब आप सेकेंड केस का सोचना स्टार्ट करोगे ना, तो अब सिस्टम एक्सेलरेट होने लगेगा. क्यों? क्योंकि आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा. आप जब अपना सिस्टम को रोक के रखे थे, देखिए ये सिस्टम रुका हुआ था, उस समय आपका वेट मेजरिंग मशीन, जो पैर के नीचे आपका वेट मेजरिंग मशीन लगा हुआ है, वो केवल 150 न्यूटन ही रीड कर रहा है. लेकिन आपको अगर अपना करेक्ट वेट रीड कराना है, तब आपको ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट होगा. तो सेकंड केस के लिए आपको फिर से नए तरीके से सोचना होगा. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन. ये मैन रहा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा है, और अब हमको नॉर्मल पता है, करेक्ट वेट नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है. ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा a से. तो मेरे पास इक्वेशन बना इसका n प्लस टी माइनस mg इज इक्वल्स टू ma. याद रखिए इस बार हमको फोर्स निकालना है, मतलब ये t निकालना है.
तो यहाँ भी हो गया हम लोग का 600 प्लस टी, ये भी हो गया 600, दैट विल बी इक्वल्स टू 60A। तो ये हो गया टी विल बी इक्वल्स टू 60A, इक्वेशन 1। थोड़ा बॉक्स का बना ले। ये है बॉक्स, बॉक्स पे ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ एन लग रहा है, और इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ये हम लोग अभी बनाए थे, और ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, बॉक्स भी ऊपर जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे ये नहीं बोल सकते बाकी सारे न्यूमेरिकल की तरह कि मैन ऊपर जाएगा तो बॉक्स नीचे जाएगा। यहाँ दोनों ऊपर ही एक्सेलरेट होगा, क्योंकि मैन तो बॉक्स के अंदर है। अगर वो फोर्स बढ़ाएगा, मैन ऊपर एक्सेलरेट होगा, तो बॉक्स भी ऊपर एक्सेलरेट होगा। तो आपके पास इक्वेशन बना टी माइनस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टी माइनस रीडिंग तो करेक्ट रीडिंग आना चाहिए, तो 600, यहाँ पे है 300, एंड दैट इज इक्वल टू 38। तो इस बार आ गया टी माइनस 900 इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से आप वैल्यू पुट करें, therefore 60A minus 900 is equals to 30A। 30 को इधर भेजें, 60A minus 30A is equals to 900। तो ये हो गया 30A is equals to 900, या फिर A का वैल्यू हो गया 30। आई होप सो कहीं हम कुछ गलत नहीं ना कर रहे। चलो देखते हैं। अब जरा 30 आ गया तो हम लोग टेंशन का वैल्यू देखें कि आखिर टेंशन कितना चाहिए। तो जो मेरे इक्वेशन 1 के हिसाब से टेंशन आया था, वो आया था हम लोग का 60A। सो टेंशन इज इक्वल्स टू 60A। 60 इंटू ए का है वैल्यू 30, दिस विल बी इक्वल्स टू 1800 न्यूटन। मतलब इस बार मैन को लगभग 1800 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो अपना करेक्ट वेट वेट मेजरिंग मशीन में देखेगा। लेकिन वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, और उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कम से कम 1800 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब उसको अपने वेट मेजरिंग मशीन में करेक्ट वेट दिखाई देगा 600 न्यूटन का। ठीक है, ये था आपका न्यूमेरिकल। थोड़ा ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। ठीक है, ये सारा का सारा है डिस्कशन। पहले हम लोग देखे कि रोकने में क्या है, तो रोकने में फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के 2 इक्वेशन बनाए, उसको सॉल्व किए, तो पता चला कि वेट उस समय दिखाएगा 150 न्यूटन, 15 केजी ही दिखाएगा। आदमी है 60 केजी का, दिखाएगा 15 केजी। और अगर वो अपना करेक्ट वेट देखना चाहता है, 60 केजी देखना चाहता है, तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम एक्सेलरेट होगा ऊपर की तरफ, और फिर वहां से आपका कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। 62 लिखा, ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा एंड लेंथ एल, केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एलिवेटर ऊपर जा रहा है। Find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई सूडो फोर्स काम करेगा नहीं। तो बस एक चीज समझो कि इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास काम कर रहा है mg sin थीटा, और वही है जो नेट फोर्स है जो उसको इंक्लाइन के पैरेलल मूव करा रहा है, mg sin थीटा। इसी को आप इक्वेट कीजिए, ma से mm कट गया, तो आपके एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया g sin थीटा। अब पूरा s आपको दिया गया है लेंथ, और आपको u बोल दिया गया 0, आपसे पूछा गया टाइम निकालो, यूज करो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, सॉल्व करो। ठीक है, तो ये है आपका 62 नंबर। खुद से कर लेना है, आसान सा क्वेश्चन। लिखा है, कार इज स्पीडिंग अप on a horizontal road with an acceleration a, consider the following situation in the car।
A ball is suspended from the ceiling through a string and is maintaining a constant angle with the vertical. Find the angle. A block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. Find the angle of inclination. देखिए, एज्यूमिंग कि ये कार है, इस कार में सिलिंग से बांध के एक ब्लॉक लटका हुआ, ठीक है। अगर ये कार रेस्ट में होता तो सिलिंग का ब्लॉक यहाँ होता, लेकिन जब ये कार राइट की तरफ एक्सेलरेट करता है तो बॉल यहाँ नहीं रहेगा। सूडो फोर्स उसको लेफ्ट में खींचेगा, सूडो फोर्स उसको लेफ्ट में खींचेगा और ब्लॉक पहुंच जाएगा कहीं एक सर्टेन वैल्यू पर, जैसे मान लो यहाँ पहुंच गया, ये ब्लॉक पहुंच गया बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल थीटा। तो आपको यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेफ्ट की तरफ सूडो फोर्स, नीचे की तरफ mg, लेफ्ट की तरफ सूडो फोर्स, नीचे की तरफ mg। अब सूडो फोर्स है लेफ्ट में ma, नीचे की तरफ का फोर्स है mg और थ्रेड के अलोंग में टेंशन t। तो यहाँ पे अगर आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तब आप ये पता कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ का एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, t का ऊपर वाला कंपोनेंट है t का कॉस थीटा और t का राइट वाला कंपोनेंट है t का साइन थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका t साइन थीटा है वो ma को बैलेंस कर रहा है और जो हम लोग का t cos थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू a/g आएगा, ठीक है, a/g आएगा। अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट तुमसे पूछा गया है, बोला कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन एंड इट डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। पता है आपका ऐसा न्यूमेरिकल? 2-4 क्वेश्चन पहले आप ऐसा न्यूमेरिकल बना चुके हैं, हम आपको दिखा देते हैं। जहां हम लोग बस ये न्यूमेरिकल, ये फिगर देखो, ब्लॉक इज केप्ट ऑन स्मूथ इंक्लाइन एंड इट डज नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। इसका मतलब फिर से आप सूडो फोर्स ले लेना पीछे और लेफ्ट की तरफ जो लग रहा है ma cos थीटा ऊपर, उसको mg sin थीटा से इक्वेट करना। जब तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास फिर से आएगा a इक्वल्स टू g tan थीटा, या यू कहो tan थीटा इक्वल्स टू a/g। tan थीटा इक्वल्स टू a/g इसमें भी आया, tan थीटा इक्वल्स टू a/g अभी वाले न्यूमेरिकल में भी आ रहा है। ये देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g, सॉरी अगला न्यूमेरिकल, tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g, ये रहा। यहाँ भी देखो tan थीटा इक्वल्स टू a/g। तो इसका बी पार्ट आप खुद से बनाएंगे, बनाना क्या है, वहां पे पहले से बना हुआ है, उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखा है। ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of the block during the first 0.2 second after the start. 1 मिनट बस रुकना केवल। ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ये आपका एलिवेटर, एलिवेटर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, एलिवेटर में एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन दिया है वो जी से बड़ा है? अगर जी से बड़ा है, पता क्या होगा? होगा ये कि ब्लॉक जो है वो एलिवेटर के अंदर हवा में रहेगा, हवा में। ब्लॉक जो है वो एलिवेटर के अंदर हवा में रहेगा, कारण एलिवेटर तो नीचे गिर रहा है, एलिवेटर तो नीचे गिर रहा है, चलो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन ब्लॉक तो गिरेगा जी से ही गिरेगा ना। ब्लॉक तो ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा, वो चिपका हुआ थोड़ी ना एलिवेटर में। तो आपको एक बात समझना होगा कि भले एलिवेटर का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है, लेकिन मेरे ब्लॉक के गिरने का एक्सेलरेशन जी रहेगा, जी से ज्यादा नहीं हो सकता। वो चिपका हुआ नहीं, अगर चिपका रहता तो एलिवेटर के साथ जाता। सही है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया,
अब आपसे पूछा गया है कि बता भाई 0.2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधा लगा दो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपका u टर्म 0 है, s विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या लोगे, 12 लोगे या 10 लोगे, तो 10 लेंगे, g के बराबर लेंगे, और टाइम है 0.2 का स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए आंसर। ठीक है, तो दीज आर द न्यूमेरिकल जिसको आप है ना HCV वर्मा के